काव्या रोते हुए अपने रूम में आ गई। उसका सिर फटा जा रहा था। ऊपर से उस रूम में उसको कल रात जो हुआ वो याद आ रहा था, जिससे उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो और वो सांस ना ले पा रही हो। काव्या को अब एक पल उस रूम में रहना दिल को चीरते हुए बाहर निकालने के बराबर लग रहा था। इसलिए उसने सोचा, कल एकांश उसको छोड़े, उससे अच्छा वो अभी सब कुछ छोड़ दे। काव्या ने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया तो उसको ख्याल आया, वो कहाँ जाएगी? माँ पापा तो शक्ल नहीं देखते। रश्मि के पास गई तो एकांश रश्मि की लाइफ खराब कर देगा। उसके पास पैसा भी नहीं है और वो अब एकांश की दी किसी चीज़ का यूज़ भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने कुछ सोचा और बेड पर पड़ा अपना फ़ोन उठाकर उसमें कुछ सर्च किया और एड्रेस पेपर पर नोट करके फिर फ़ोन बेड पर फेंक दिया और एक नई हिम्मत जुटाकर घर के बाहर आ गई। मंजी जी बालकनी में खड़ी काव्या को देखकर मुस्कुरा रही थीं। वो जो चाहती थीं वही हुआ। काव्या जब उनकी आंखों से ओझल हो गई तब वो पलटी और नीतीश की पीठ थपथपाते हुए बोली, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। नीतीश मुस्कुरा दिया। नीतीश बहुत टाइम से एकांश पर नज़र रख रहा था और सही मौके की तलाश कर रहा था, और अब जैसे उसको पता चला एकांश एक दिन के लिए फ़ौरन अपने काम के लिए जा रहा है, तो उसने रूही की मदद ली और ये सब प्लान करके काव्या को एकांश के खिलाफ कर दिया। काव्या चलते हुए काफ़ी दूर तक आ गई, लेकिन उसको जहाँ जाना था वो जगह बहुत दूर थी। वो चलकर जाएगी तो महीनों लग जाएंगे। इसलिए काव्या ने लिफ्ट लेने का सोचा। काव्या वहीं रोड पर खड़ी होकर लिफ्ट के लिए हाथ देने लगी कि एक ऑटो उसके सामने रुकी और ऑटो वाला उससे बोला, मैडम, कहाँ जाना है आपको? काव्या एक लाचार सांस भरते हुए बोली, भैया, मुझे इस एड्रेस पर जाना है, पर मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अगर आपको कोई भी आपत्ति ना हो तो मुझे इस एड्रेस पर छोड़ दो। ऑटो वाले ने एड्रेस देखा और बोला, मैडम, यह तो शहर के आखिरी छोर पर है। कम से कम यहाँ तक जाने के लिए 1000 रुपये लगेंगे और आप फ्री में छोड़ने की बात कर रही हैं। काव्या, कोई बात नहीं भैया, थैंक यू, आप रुके, बोलकर काव्या ऑटो से दूर हो गई। ऑटो वाला थोड़ी देर सोचता रहा, फिर काव्या की हालत और उसका रोने की वजह से सूजा फेस देखकर उसको अपने पास बुलाकर बोला, चलो मैं छोड़ देता हूँ, पर रास्ते में जो सवारी मिलेगी उसको बैठा लूँगा। तुमको ऑटो शेयर करना होगा। काव्या ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी भैया, और हाथ जोड़कर उसको थैंक यू बोला और ऑटो में बैठ गई। कुछ घंटों में काव्या को जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गई। काव्या ऑटो से बाहर आई और बाहर खड़ी होकर उस जगह को देखने लगी। ये एक अनाथ आश्रम था जिसमें कोई भी रहने आ सकता था, और इस आश्रम की खास बात यह थी कि यहाँ पर किसी से ये नहीं पूछा जाता था कि आप यहाँ क्यों रहने आए हो। कोई भी बच्चा, बूढ़ा, युवा कभी भी यहाँ आकर रह सकता था। ना कोई पूछताछ होती, ना कोई कुछ कहता था। और काव्या को ये आश्रम इसलिए ही अच्छा लगा था क्योंकि वो अनाथ होने का झूठ नहीं बोल सकती थी। वो क्या बोलेगी? उसके माँ पापा जिंदा हैं, फिर भी उससे बात नहीं करते, जबकि उसने कुछ नहीं किया और वो इतनी भी गई गुजरी नहीं थी कि अपने माँ बाप के जिंदा होते हुए उनको मरा बोल दे। और शादी का सच वो किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। इसलिए ये आश्रम काव्या के लिए अच्छा था और शहर से दूर था, तो कोई उसके बारे में पता नहीं कर पाएगा, सोचकर काव्या आश्रम के अंदर अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत सोचकर आ गई। नेक्स्ट डे दोपहर में एकांश वापस आया तो सबसे पहले काव्या को घर में देखने लगा। काव्या का टेस्ट हो चुका था और काव्या घर पर वापस भी आ गई थी। एकांश के दिमाग में ये चल रहा था, पर उसको काव्या कहीं नहीं दिखी, तो उसने काव्या को फ़ोन किया। कहीं काव्या फिर रश्मि के साथ तो बाहर नहीं चली गई, पर काव्या ने फिर कॉल पिक नहीं किया। एकांश कल रात में भी उसको कई बार कॉल कर चुका था, पर काव्या ने कॉल पिक नहीं किया था। एकांश को लगा शायद काव्या सो गई होगी, फिर सुबह तो काव्या कॉलेज गई होगी, सोचकर एकांश ने बस काव्या को फ्री होकर कॉल करना मैसेज कर दिया था। पर अभी तक काव्या ना घर आई ना कॉल बैक किया, तो एकांश को अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा वो पहले फ्रेश हो लेता है, शायद तब तक काव्या घर आ जाए, नहीं तो वो फिर लास्ट ऑप्शन रश्मि को कॉल करेगा, क्योंकि काव्या घर नहीं आई तो पक्का उसके साथ ही होगी। लेकिन एकांश जब अपने रूम में आया तो उसकी जरा सी परेशानी टेंशन में बदल गई।
काव्या का फ़ोन बेड पर पड़ा बज रहा था और उसमें रश्मि की कॉल आ रही थी। एकांश ने काव्या का फ़ोन उठाया और कॉल पिक की तो दूसरी साइड से रश्मि चिल्लाते हुए बोली, मैं क्या गधी नजर आती हूँ तुझे? आज तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? ना कॉल पिक कर रही हो। कहाँ हो तुम? एकांश के दिल में एकदम से कुछ चुभा और उसने कॉल कट कर दी। मतलब काव्या रश्मि के साथ नहीं है? वो कॉलेज नहीं गई तो कहाँ गई? एकांश ने तुरंत अपने लैपटॉप बैग बेड पर फेंका और भागते हुए मीना जी के रूम में आया तो वो भी परेशान सी रणवीर जी से बात कर रही थी। बहू कहाँ गई, कुछ पता चला? रणवीर जी ने निराशा से अपना सरनामे हिला दिया। एकांश के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मीना जी ने एकांश को डोर पर खड़ा देखा तो वो और परेशान हो गई। वो सब कल रात से काव्या को ढूंढ रहे थे। पहले तो सबको लगा काव्या थोड़ी देर के लिए बाहर कहीं गई होगी, पर देर रात हो गई, वो अगर वापस नहीं आई तो सबको चिंता होने लगी। ऊपर से मंजी जी आग में घी डाल रही थी। घर का सामान चेक कर लो, कहीं कुछ लेकर तो नहीं भागी। जिससे रणवीर जी और मीना जी बहुत परेशान हो गए थे और सबसे ज़्यादा तो मीना जी को ये टेंशन थी कि कहीं मंजी जी की तानाकसी एकांश को पता चली तो कहीं जो मनमुटाव रणवीर जी का और एकांश का कम हुआ है वो कहीं फिर से ना बढ़ जाए। लेकिन दोनों की बातें सुनकर एकांश ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से काव्या को ढूंढने के लिए बाहर चला गया। रात को एकांश हताश होकर वापस घर आ गया कि शायद उसको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे पता चल सके काव्या कहाँ गई है, क्योंकि एकांश को जहाँ जहाँ लगा काव्या हो सकती है वहाँ काव्या नहीं मिली। एकांश ने काव्या के घर जाकर भी उसके बारे में पता किया पर कुछ नहीं मिला। रश्मि से भी बात की, यहाँ तक कि उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक बार अखिल से भी बात की। क्या पता शायद टेंशन में काव्या ने अखिल से हेल्प ली हो, पर कुछ हाथ नहीं आया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। काव्या अचानक से कहाँ चली गई? कल तक तो उनके बीच सब अच्छा था, उन्होंने एक नई लाइफ की शुरुआत की थी, पर ये क्या हो गया? एकांश अपने रूम की तरफ जा रहा था कि नीतीश से टकरा गया। एकांश परेशान सा सॉरी बोलकर आगे बढ़ा कि नीतीश शैतानी मुस्कान के साथ बोला, गिफ्ट कैसा लगा बड़े भैया? एकांश के होश उड़ गए। उसको समझते देर नहीं लगी, कुछ हुआ होगा। उसको जिस बात का डर था आखिर में वही हुआ। वो जल्दीबाजी में ये कैसे भूल गया? हर बार वो काव्या को समझा कर जाता था, रूम से बाहर मत जाना, अगर बुआ रूम में आए तो तुम डोर ही मत खोलना, ज़्यादा हो तो बाहर घूमने चली जाना, जब मैं घर आऊँगा तो तुमको पिक कर लूँगा। पर कल उसको काव्या के सोने की वजह से इतना लेट हो गया था कि उसको कुछ ध्यान ही नहीं रहा। ऊपर से नीतीश ने भी तो उसको वार्न किया था, फिर वो कैसे भूल गया? एकांश का गुस्सा फिर सातवें आसमान पर पहुंच गया। एकांश खड़ा सोच रहा था कि नीतीश उसके सामने आकर मुस्कुराते हुए बोला, अब आप तो थे नहीं तो गिफ्ट आपकी जगह आपकी वाइफ को मिल गया, पर दोनों हो तो एक ही, शेयर कर लेना। बोलकर हंसते हुए नीतीश वहां से चला गया। एकांश ने गुस्से में नीतीश को देखा, पर उससे अभी बहस करके कोई मतलब नहीं था। जरूरी था काव्या का मिलना। तभी एकांश को कुछ याद आया और वो एक आखिरी उम्मीद के साथ अपने रूम की तरफ भागा और जल्दी से रूम में आकर अपना लैपटॉप ऑन करके उसमें अपनी सेकंड मेल आईडी ओपन की तो उसके फेस पर बयान ना करने वाली खुशी आ गई और वो लैपटॉप को देखते हुए बोला, लव यू स्वीटो, और जल्दी से लैपटॉप बंद करके अपने लैपटॉप बैग उठाया और जल्दी से बाहर आ गया। एकांश नीचे आया तो सभी हॉल में ही बैठे थे। एकांश ने सभी को एक नज़र देखा, फिर बिना कुछ बोले घर से बाहर जाने लगा तो रणवीर जी उसको रोकते हुए बोले, बेटा रुको। एकांश रुक गया। रणवीर जी एकांश के पास आए और निराशा भरी आवाज़ में बोले, बेटा काव्या मिल जाएगी, मैंने अपने सारे सोर्स लगा दिए हैं। एकांश नॉर्मली बोला, डैड उसकी ज़रूरत नहीं है, काव्या मिल गई है, मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। सभी के फेस पर मुस्कान आ गई, लेकिन मंजीर जी और नीतीश के फेस गुस्से में काले पड़ गए। रणवीर जी भी खुश होते हुए बोले, क्या काव्या मिल गई? कहाँ है वो? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ उसको लेने। एकांश, डैड उसकी ज़रूरत नहीं है। रणवीर जी सीरियस हो गए। एकांश उनको देखते हुए बोला, डैड मैं काव्या को वापस यहाँ नहीं लाने वाला हूँ,
मैं आज ही काव्या के साथ फौरन चला जाऊंगा। रणबीर जी शौक होते हुए बोले, क्या? एकांत से गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, सॉरी डैड, पर मैं ऐसे अपनी लाइफ नहीं जी सकता। जो माँ के गुजरने के बाद मेरे साथ हुआ, वही आज काव्या के साथ किया गया। मेरे दूर जाने से आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसे कमाने थे, अपने बच्चे का प्यार नहीं। पर डैड, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे आपके जैसे पैसों, ये गाड़ी बंगले की इतनी ना ज़रूरत महसूस होती है, ना मुझे इनकी नीड है। मेरे लिए रिश्ते और वो इंसान मायने रखता है जो मेरी खुशी में खुश और मेरे गम में दुखी होता है, जो अपने से पहले मेरे बारे में सोचता है। मैं कम पैसों में भी उसके साथ अपनी लाइफ खुशी खुशी आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकता हूँ। आपने दादी को ले जाने से मना किया है, वरना मैं उनको भी अपने साथ ले जाता। बोलते हुए कांस ने मीना जी की तरफ बेबसी से देखा। मीना जी ने आंखों में आंसू लिए सब ठीक है का इशारा कर दिया। रणबीर जी की आंखों में हल्की नमी आ गई। एकांश फिर उनको देखकर आगे बोला, डैड, मैंने आपसे कुछ समय के लिए आपकी कंपनी मांगी थी, वो समय पूरा हो गया। अब मैं आपकी कंपनी छोड़ रहा हूँ। इतना बोलकर एकांश नीतीश को तिरछी नज़र करके देखते हुए बोला, आप मेरे सिवा जिसको चाहें अपनी चेयर पर बैठा सकते हैं। ना मुझे पहले कोई दिक्कत थी और ना मुझे आगे इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत होगी। एकांश फिर मंजी जी की तरफ देखते हुए आगे बोला, मेरी माँ ने मुझे इतना काबिल तो बनाया है कि मैं अपने दम पर अपना जीवन अच्छे से गुजार सकता हूँ, बिना किसी को तकलीफ दिए। न मैंने पहले आपकी किसी चीज़ पर कोई हक जताया, न आगे जताऊंगा। तो किसी को परेशान होने की या मेरी लाइफ में जहर घोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस काम से आया था वो सब हो चुके हैं। अब मैं वापस जाना चाहूँगा। मंजी जी तीखी नज़रों से एकांश को घूरने लगी। एकांश ने मंजी जी को इग्नोर किया और फिर रणबीर जी को देखते हुए बोले, हाँ, अगर आपको कभी भी लगता है आप अपना यह आलीशान बंगला छोड़ सकते हैं, तो मेरे छोटे से घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। और अब मैं वापस यहाँ काव्या के साथ आऊँगा, इसकी उम्मीद मत रखिएगा। और सॉरी अगर मैंने आपके ईगो को ठेस पहुँचाई हो। बोलकर एकांश घर से बाहर निकल गया। रणबीर जी की आंखों से आंसू निकल गए, पर अब वो सही गलत और रिश्तों को परखना सीख गए थे। पिछली बार उन्होंने मंजी जी की बातों में आकर एकांश को ऐसे ही जाने दिया था, पर इस बार वो वही गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। वो अच्छे से समझ चुके थे, पैसा बस हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, जीवन में सुख दुख का साथी नहीं बन सकता। उसके लिए अपनों की ज़रूरत होती है, जो हर खुशी में आपके साथ और हर दुख में आपके आगे ढाल बनकर खड़े रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग काव्या जब सोकर उठी और अपने कमरे से बाहर आई, तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। सामने बरामदे में एकांश बैठा अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। काव्या अपनी आंखें मसलने लगी। उसको लगा वो सपना देख रही है, पर जब उसके साथ कमरे में सोने वाली लड़की बाहर आई और उसे टकराते हुए बोली, यार रास्ते में क्यों खड़ी हो? तब काव्या अपने होश में आई और सामने एकांश की तरफ उंगली करके उस लड़की से बोली, रीमा, क्या तुमको वहाँ सामने कोई दिख रहा है? रीमा ने अपने हाथ में पकड़ा चश्मा पहना और एकांश को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, देखा, ये बोलो क्या दिखता है यार? ऐसे सुंदर लोग अनाथ कब से होने लगे? पक्का डोनेशन देने आया होगा। चल पूछते हैं चल के। रीमा की बात सुनकर काव्या के होश उड़ गए। एकांश ने उसको ढूंढा कैसे, वो ये सोचकर परेशान थी, और ढूंढ लिया तो यहाँ क्यों आया? रीमा काव्या का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी तो काव्या उसको रोकते हुए बोली, मुझे कुछ काम है, तुम जाओ। रीमा, अरे इतनी सुबह कौन से हल चलाने हैं, चल ना। काव्या, आज मैंने बच्चों को सुबह जल्दी उठने को बोला था, ताकि उनकी योग क्लास शुरू कर सकूं। रीमा, ठीक है तू जा, मैं इस लड़के से उसका नाम पूछ कर आती हूँ। और यहाँ क्या कर रहा है ये भी? काव्या ने कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ से जाने को हुई कि एकांश उसको आवाज़ देते हुए बोला, काव्या प्लीज़ मुझे चाय दे देना। काव्या अपनी जगह पर जम गई। रीमा हैरानी से काव्या को देखते हुए बोली, वो तुझे बुला रहा है, क्या तुम उसको जानती हो? काव्या ने अपनी कुर्ती कसकर पकड़ ली और अपना सिर नामे हिला दिया। रीमा सकभरी नजरों से काव्या को देखते हुए बोली, फिर वो तुम्हारा नाम कैसे जानता है? तुमसे चाय कैसे मांग रहा है? काव्या हड़बड़ाकर बोली, ये तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? उससे पूछो जाकर। रीमा अपना सिर खुजलाते हुए बोली, बात तो सही है, रुको पूछ कर आती हूँ। काव्या ने अपना माथा पीट लिया
चिढ़ में उसने ये क्या बोल दिया। काव्या रीमा को रोकने ही जा रही थी, पर रीमा पहले उछलते हुए एकांश की तरफ बढ़ गई। काव्या भी जल्दी से उसके पीछे आई, पर रीमा पहले एकांश के पास पहुंच गई और एकांश से बोली, हाय, मेरा नाम रीमा, और आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तो आपको नहीं देखा। रात में आए हो? कहाँ से आए हो? आप काव्या को पहले से जानते हो? आपको उसका नाम कैसे पता? रीमा एकांश पर बस सवालों की बौछार किए जा रही थी। काव्या उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी तरफ घुमाकर बोली, बस करो, कितने सवाल करोगी? रीमा काव्या से बोली, अरे सॉरी, मैंने तो जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। फिर एकांश की तरफ पलटकर बोली, चलो अब मैं कुछ नहीं बोलती, आप बोलना शुरू करो। एकांश मुस्कुरा दिया और बोला, मेरा नाम एकांश है, मैं काव्या का हंस। वो इतना ही बोला था कि काव्या चीखते हुए बोली, मेरा कुछ नहीं। एकांश हाथ पड़ गया। रीमा भी काव्या की तरफ देखकर बोली, मेरा कुछ नहीं मतलब, और तुम चीख क्यों रही हो? काव्या बात को संभालते हुए बोली, अरे मैं बोल रही थी, मेरी तो योग क्लास है और आज तुमको कॉलेज में स्कॉलर के बारे में पता करने जाना था ना। सुबह की बस नहीं पकड़ी तो शहर पहुंचने में बहुत समय निकल जाएगा। फिर लास्ट टाइम के जैसे तुमको प्रिंसिपल से मिलने की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगी। रीमा ने सोचते हुए दीवार पर लगी घड़ी देखी और बोली, बात तो सही है, मैं जाती हूँ, तुम इनसे पूछ लो कौन है, फिर मुझे बता देना। बोलकर रीमा जल्दी से चली गई। काव्या ने एक नज़र एकांश को देखा, फिर जाने को पलटी तो एकांश बोला, मैं दिख नहीं रहा तुमको, और मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? तुम क्या मुझे छुपा कर रखना चाहती हो? काव्या ने अपनी आंखें एक सेकंड को बंद की, फिर बोली, सॉरी, क्या आपने मुझे कुछ कहा? एकांश खड़ा हुआ और काव्या को घूरते हुए बोला, यस मैम, मैंने आपसे ही बोला, और अब अगर ये नाटक हो गया हो तो चलो, पहले तुम्हारा पासपोर्ट बनवाना है, फिर ही जा पाएंगे यहाँ से। एक तो पता नहीं कैसी पढ़ी लिखी इंसान हो, पासपोर्ट तक नहीं है तुम्हारे पास। काव्या एकांश को शांति से देख रही थी। एकांश काव्या को देखते हुए फिर बोला, आराम से देख लेना, हमको भी जल्दी निकलना पड़ेगा। 10 बजे पासपोर्ट ऑफिस ओपन हो जाता है और हमारी फर्स्ट अपॉइंटमेंट ही है। काव्या अपना कंट्रोल खोते हुए बोली, आप थक नहीं जाते हो नाटक करते हुए? अभी तक मतलब नहीं निकला क्या जो फिर आ गए? एकांश काव्या को देखते हुए बोला, मतलब तो लाइफ टाइम भी नहीं निकलने वाला है, पर अभी मतलब की बात यह है कि पासपोर्ट बनवाना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ आज ही सारा काम फिनिश हो जाए ताकि जल्दी तुम्हारा पासपोर्ट आ जाए और हम यहाँ से जा सकें। काव्या, प्लीज़ बकवास मत करिए और यहाँ पर तमाशा तो बिल्कुल मत करिए। अच्छा यही होगा, आप यहाँ से चले जाएं। एकांश, बिल्कुल, मैं जाने को रेडी हूँ, बस तुम चलो साथ में। काव्या चिढ़ से अपनी मुट्ठी कसते हुए बोली, देखिए बेकार में मेरी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। एकांश सीरियस होते हुए बोला, काव्या देखो, मुझे पूरी बात नहीं पता क्या हुआ है, पर ट्रस्ट मी, जैसा तुमसे बोला गया है वैसा कुछ भी नहीं है, तो बेकार में कोई भी गलत फैसला मत लो। काव्या, गलत फैसला तो अभी तक लिया मैंने, अब सही फैसला लिया है, और प्लीज़ अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। एकांश, काव्या प्लीज़ मेरे ऊपर विश्वास करो। क्या तुम अभी तक मुझे इतना ही समझ पाई कि कोई भी कुछ बोलेगा और तुम विश्वास कर लोगी? काव्या झूठी मुस्कान के साथ बोली, कोई कुछ बोलता तो एक बार को विश्वास न करती, पर जो अपनी आंखों से देखा उसका क्या करूं? अब मेरी आंखों को भी बोल दो तुमने गलत देखा। एकांश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या देखा तुमने? काव्या, आप किस मीटिंग में गए थे और कहाँ गए थे? क्या बिना झूठ बोले जवाब दे सकते हैं? एकांश गहरी सांस लेते हुए बोला, मेरी फॉरेन में मीटिंग थी, वहीं गया था, और ये डैड की कंपनी की मीटिंग नहीं थी, ये मेरे पर्सनल काम की मीटिंग थी। तुमको इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था। काव्या झूठी हंसी हंसते हुए बोली, सरप्राइज? यहाँ मेरी लाइफ किसी सरप्राइज से कम नहीं बची है, यहाँ एक और सरप्राइज। सच तो बोला, पर आधा। एकांश काव्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं पूरा सच बोल रहा हूँ। काव्या चिढ़कर बोली, अच्छा? फिर एकांश का हाथ घुमाकर उसकी उंगलियां देखने लगी, पर एकांश के हाथ में कोई रिंग नहीं थी। फिर काव्या की नजरें एकांश के लैपटॉप बैग पर गई। काव्या ने एकांश का हाथ छोड़ा और नीचे बैठकर लैपटॉप बैग देखने लगी।
एकांश नासमझी से काव्या को देख रहा था कि काव्या क्या कर रही है, कि काव्या को एकांश के बैग में रिंग मिल गई और उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए और वो गुस्से में खड़ी होकर एकांश के हाथ में रिंग रखते हुए बोली, और इसके बारे में क्या ख्याल है? सगाई कर ली ना आप दोनों ने? हर बार झूठ, इतना झूठ बोल कैसे लेते हो आप? अंतरात्मा नहीं डरती है क्या? एकांश रिंग देखकर बोला, वेट, ये तुम क्या बोल रही हो? काव्या, भाई जो कर रहे हो और करके आए हो। रूही को फौरन छोड़ने गए थे ना, और भाई सगाई कर ली, कुछ समय बाद हमेशा के लिए उसके पास चले जाओगे। तो जाओ ना, मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने कौन सा आपसे कर्जा लिया है जो ब्याज वसूल कर रहे हो? एकांश अब समझा आखिर बात क्या हुई है और रूही उसके पास अचानक से क्यों आई थी। एकांश ने वही बात काव्या को समझाने के लिए कहा, काव्या प्लीज मेरी बात सुनो, जैसा तुमने देखा या समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुमने जो मेरी और रूही की फोटो देखी, वो रूही मुझे हमेशा के लिए बाय बोलने आई थी और हम बचपन के दोस्त थे। तो अरे दोस्त क्या थे, बस जानते थे। तो बस वो एक दोस्त के नाते लास्ट मेमोरी के लिए उसने मेरे साथ फ़ोटो ली। और ये रिंग मॉम ने उसको दी थी। वो ये रिंग वापस करने आई थी मुझे, और ये रिंग मॉम ने उसको दी थी, इसलिए ये रिंग मैं फेंक नहीं सकता। ये मेरी माँ की याद है, इसलिए इसको बैग में रखा। काव्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है, आपकी बातों पर भी विश्वास कर लेती हूँ, तो अब क्या? एकांश, हे काव्या, प्लीज़ यार ऐसे मत बिहेव करो। तुमको बातों पर विश्वास नहीं है तो एक बार रिंग को देखो। मैं लेडीज रिंग लेकर क्यों घूमूंगा? काव्या ने एक नज़र रिंग को देखा, फिर बोली, ठीक है, मैंने आपकी बात पर विश्वास कर लिया। एकांश निराशा से बोला, तुमने नहीं किया। काव्या, अब फर्क नहीं पड़ता, टूटे हुए गिलास को कितना भी फेविकोल लगाकर चिपका लो, उसमें दरारें साफ दिखाई देती हैं। एकांश, ठीक है, मैं दरारें भर दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। मैं और टाइम यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारा पासपोर्ट बन जाएगा हम इंडिया छोड़ देंगे, तब तक हम किसी होटल में रह लेंगे, चलो। काव्या, मैं आपके साथ अब कहीं नहीं जा रही। एकांश काव्या को देखने लगा। काव्या आगे बोली, मैंने अपनी लाइफ के कुछ डिसीजन लिए हैं और अब मैं वो करके रहूँगी। एकांश, वो तुम मेरे साथ रहकर भी कर सकती हो, मैंने किसी चीज़ के लिए तुमको रोका नहीं है। काव्या, पर मैं अपने आप को आपके साथ बंधा हुआ महसूस करती हूँ और मैं ऐसे अपना काम नहीं कर सकती। एकांश, तो ठीक है, जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता मैं भी यहीं रहूँगा। काव्या, यहाँ अनाथ रहते हैं, आपके जैसे दौलतमंद लोग नहीं। एकांश, दौलतमंद तो बहुत था, पर जब तक मेरी पार्टनर साथ थी, पर अब कुछ नहीं बचा, मेरी पार्टनर ही छोड़ना चाहती है मुझे, और घर तो मेरा यहाँ कभी था ही नहीं, और जहाँ रहता था वो घर भी कल रात छोड़ दिया। तो अभी न मेरे पास घर है, न दौलतमंद मेरी पार्टनर, तो उस हिसाब से अनाथ तो मैं भी हो गया। शायद इस अनाथ को कोई दौलतमंद पार्टनर गोद ले ले, उसी उम्मीद में यहीं रुक जाता हूँ। काव्या एकांश को एकटक देखने लगी। एकांश मुस्कुराकर बोला, अब तो चाय दे दो यार, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कल दोपहर से कुछ नहीं खाया। एक तो तुमको रहने के लिए जंगल ही मिला था क्या? शहर के पास वाले सारे आश्रम क्या छुट्टी पर गए थे? आते आते ही सुबह के 4 बज गए। काव्या फिर भी कुछ नहीं बोली, वो बस एकटक एकांश को देख रही थी। एकांश ने अपना घर छोड़ दिया, इसका क्या मतलब था? मतलब छोड़ो, एकांश यहाँ क्यों आया? एकांश सच में क्या चाहता है उससे? वो समझ ही नहीं पा रही थी। उसको अब लग रहा था कि वो सच में कहीं पागल होकर रोड में ना घूमने लगे। उसकी लाइफ में कंफ्यूजन से ज़्यादा सिरदर्द है। उसको तो जल्दी माइग्रेन का इशू हो जाएगा। हो क्या जाएगा, पक्का हो गया होगा। बस अब उसका पागल होकर कपड़े फाड़ना बाकी है। उसका सिर फट रहा था और उसके सामने खड़े इंसान को चाय की पड़ी है। कोई इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है? काव्या सोच रही थी कि एकांश उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, ओह फेविकोल वाली इंसान, चाय बनाने को बोला है, ख्याली पुलाव पकाने को नहीं। काव्या ने एकांश को घूर कर देखा, पर कुछ बोली नहीं और पैर पटकते हुए चली गई। कुछ देर बाद एक छोटी 10 साल की बच्ची एकांश के पास आई और उसके सामने चाय रखकर बोली, भैया आपकी चाय। एकांश उस लड़की को देखकर मुस्कुरा दिया और थैंक यू बोलते हुए बोला, आपका नाम क्या है? वो बच्ची भी मुस्कुराकर बोली, स्नेहा। एकांश, आप स्कूल नहीं जाते? स्नेहा,
जाती हूँ ना। एकांश: कहाँ, इतना टाइम हो गया, आप तो स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं हुए। स्नेहा: हमको पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना होता, हम लोग यहीं पढ़ते हैं। अभी कुछ ही देर में हमारा स्कूल शुरू होने वाला है। स्नेहा का बोलना था कि पूरे आश्रम में बेल बजने की आवाज़ आई। स्नेहा फिर मुस्कुराकर बोली, लो हो गया शुरू, बाय, मैं भी जाती हूँ। बोलकर स्नेहा खड़ी हुई और भागते हुए बाहर बरामदे में चली गई। आश्रम के बाकी बच्चे भी वहां आकर बैठ गए। बच्चे एज के हिसाब से बैठे थे। सबसे छोटे एक साइड, उससे बड़े दूसरे साइड और सबसे बड़े एक दूसरे साइड। तीनों सेक्शन के बीच काफ़ी गैप था ताकि इधर की आवाज़ दूसरी साइड ना जाए। सभी बच्चों के बैठते ही कुछ लड़के लड़कियां आए और जो जिस एज के बच्चों को पढ़ाता है उनके सामने आ गए। उनमें काव्या भी थी। काव्या बड़े बच्चों की साइंस और मैथ की क्लास लेती थी। फर्स्ट क्लास काव्या की ही होती थी क्योंकि काव्या को बाद में अपने कुछ पर्सनल काम करने होते थे। काव्या ने अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा था और वो बच्चों को पढ़ाने के बाद उसमें बिजी हो जाती थी। काव्या ने सोच लिया था अभी वो अपनी स्टडी छोड़कर बिजनेस पर ध्यान देगी और जब पैसे आने लगेंगे तो मेडिकल लगाकर अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू कर लेगी। काव्या अपनी क्लास लेने लगी। एकांश भी वहीं थोड़ी दूर पर आकर खड़ा हो गया। काव्या ने एकांश को देख के भी अनदेखा कर दिया। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं। काव्या पहले 10th क्लास के बच्चों को मैथ पढ़ा रही थी कि एक बच्चे ने काव्या से एक सवाल सॉल्व करने को कहा जो उससे नहीं हो रहा था। काव्या वो सवाल सॉल्व करने लगी और देखते देखते उसने पूरा व्हाइट बोर्ड भर दिया। एकांश काव्या को देखकर हंस दिया और उसके पास आकर उसे मारकर लेते हुए बोला, इतना लॉन्ग तरीका बताओगी तो बेचारे बच्चे 3 घंटे में बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। काव्या एकांश को घूरते हुए बोली, आप अपने काम से मतलब रखिए, मुझे अच्छे से पता है बच्चों को कैसे पढ़ाना है। एकांश: वो तो मुझे दिख रहा है। इतना बोलकर एकांश ने काव्या को साइड किया और व्हाइट बोर्ड क्लीन करके सवाल को 2 मिनट में शॉर्टकट में सॉल्व कर दिया। सभी बच्चे ताली बजाने लगे। काव्या ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। एकांश ने मुस्कुराकर काव्या को देखा और उसके सिर पर मारकर मारते हुए बोला, तुमको देखकर लगता है लड़कियों के मैथ में मार्क्स इतने कम क्यों आते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं और जब एग्ज़ाम पास हो तो लॉन्ग मैथ को छोड़कर ट्रिक्स पर वर्क करना चाहिए। इससे हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। काव्या गुस्से में घूरकर एकांश को देखने लगी। एकांश ने काव्या के हाथ में मारकर रखते हुए कहा, पढ़ाने से पहले खुद पढ़ लो, मैं फ्री में क्लास दे दूंगा तुमको। इतना बोलकर एकांश जाने लगा तो काव्या गुस्से में उसका हाथ पकड़कर मारकर उसके हाथ में पटकते हुए बोली, बहुत ज्ञानी बाबा हो ना, तो अब आप ही पढ़ाओ बच्चों को। बोलकर काव्या गुस्से में वहाँ से चली गई। सभी काव्या को देखने लगे। काव्या 1.5 दिन से उस आश्रम में थी। सभी से उसकी पहचान हो गई थी। सभी ने काव्या को अभी तक शांत और खामोशी देखा था। अचानक से उसका गुस्से वाला रूप देखकर सभी हैरान हो गए थे। एकांश ने अपना सिर नामे हिलाया और वहां खड़े लड़के को मारकर देते हुए बोला, पहले तुम क्लास ले लो। उस लड़के ने ओके कहा और अपनी इंग्लिश की क्लास लेने लगा। काव्या तिल मिलाकर बरामदे के दूसरी साइड आ गई और वहां रखे कंप्यूटर के सामने बैठ गई। पूरे आश्रम में एक ही कंप्यूटर था जिसको सभी अपने काम के लिए यूज़ करते थे। काव्या ने पहले कंप्यूटर में अपने काम की चीज़ें सर्च की, फिर उसको कुछ याद आया तो उसने अपनी मेल आईडी ओपन की। काव्या ने बिजनेस में हेल्प करने के लिए मिस्टर मित्तल को फिर बेशरम बनकर मेल किया था। काम उसको था तो बेशरम तो उसको ही बनना पड़ेगा। उसने मिस्टर मित्तल को कल दोपहर में मेल किया था पर उनका उस समय कोई आंसर नहीं आया था। अभी कुछ समय से जब पहले 2 बार काव्या की बात मिस्टर मित्तल से हुई थी तो मिस्टर मित्तल उसको तुरंत आंसर दे देते थे। कल कोई जवाब नहीं आया तो काव्या की उम्मीद थोड़ी टूट सी गई थी कि कहीं मिस्टर मित्तल उससे गुस्सा तो नहीं हो गए। उसने 2 बार मिस्टर मित्तल से मिलने की बात की पर वो मिल नहीं पाई और ना उसने बाद में उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। इतने बड़े आदमी को ऐसे घुमाना अब मुश्किल ही था कि मिस्टर मित्तल काव्या की हेल्प करते। पर काव्या बिना कोशिश के हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए उसने मैसेज कर दिया था, हेलो सर, सॉरी मैंने 2 बार आपका टाइम वेस्ट किया, पर इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी।
क्या हम मेरे बिजनेस आइडिया के बारे में बात कर सकते हैं? पर काव्या ने शाम को एक बार फिर चेक किया था। तब तक मिस्टर मित्तल का कोई जवाब नहीं आया था। इसलिए अब काव्या एक आखिरी उम्मीद के साथ अभी फिर अपना मेल चेक कर रही थी। शायद मिस्टर मित्तल ने उसके मेल का जवाब दिया हो। काव्या ने मेल बॉक्स ओपन किया तो उसके फेस पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो खुश होते हुए बोली, यस यस, थैंक यू गॉड। काव्या ने मेल बॉक्स में मिस्टर मित्तल का सुबह 4 बजे का मेल पढ़ा था। काव्या ने मेल ओपन किया और पढ़ने लगी तो उसमें लिखा था, इस बार मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। आई एम ऑलवेज विद यू। काव्या मुस्कुरा दी और उसने फिर मिस्टर मित्तल को मेल किया। थैंक यू सर। एकांश थोड़ी दूर पर पिलर से टेक लेकर खड़ा काव्या को देख रहा था कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एकांश ने फ़ोन निकाल कर देखा तो मुस्कुरा दिया और अपना मेल बॉक्स ओपन करके काव्या को रिप्लाई दिया, हम कब मिल रहे हैं? जी हाँ, काव्या के मिस्टर मित्तल और कोई नहीं, अपने एकांश मित्तल ही हैं। और एकांश ने कल काव्या का मेल देख कर ही उसका पता लगाया था। एकांश फॉरेन में एक पॉपुलर बिजनेस राइटर है जिसकी बुक काव्या पढ़ती है। एकांश ने कई बार काव्या को हिंट्स दिए, समझाने की कोशिश की। एकांश ने अपनी लिखी बुक जो अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई थी वो तक काव्या को पढ़ने को दी। पर हमारी काव्या तो बेवकूफ़ों की सरदार है। एकांश की बातें छोड़कर उसको पूरी दुनिया की बातें समझ आती हैं। पर मजाल है वो एकांश की बातों को ध्यान से सुने और समझे। काव्या ने एकांश का मेल देखा कि हम कब मिलेंगे तो काव्या के फेस पर उदासी आ गई और उसने कुछ सोचते हुए रिप्लाई दिया, सर मैं अभी आपसे नहीं मिल पाऊंगी। अभी मेरा मॉडल रेडी नहीं हुआ है। हम क्या तब तक ऐसे बिजनेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं? एकांश ने रिप्लाई दिया, जैसा तुमको ठीक लगे। काव्या मुस्कुरा दी और उसने रिप्लाई दिया, थैंक यू सर मेरी हेल्प करने के लिए। मैं जल्दी अपने पूरे प्लान के साथ आपसे मिलती हूँ। एकांश ने सवाल किया, पर तुम बिजनेस क्या करना चाहती हो? काव्या ने जवाब दिया, सर मैं एक होटल खोलना चाहती हूँ, पर उस होटल की खासियत ये होगी कि उसमें डोनेशन सिस्टम से फूड मिलेगा। मतलब पहले हम उस होटल में सबसे पहले आने वाले कस्टमर को फ्री सर्विस देंगे। फिर उसका जो दिल करे उतना अमाउंट डोनेशन बॉक्स में डाल देगा। उसके बाद जितने भी कस्टमर आएंगे उनको बस अपनी किसी भी सर्विस का ओनली 50% ही देना होगा, बाकी सब फ्री। बाकी वो लोग जो डोनेशन बॉक्स में डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद 6 बजे के बाद होटल नॉर्मल लोगों के लिए बंद हो जाएगा। 6 बजे बाद उस होटल में वही लोग खाने पर आ सकते हैं जो गरीब हैं या जो लोग रोड पर बैठते हैं, जो बस सपने देखते हैं एक बार एक बड़े से होटल में खाना खाने का। पर सर हम उनको फ्री में खाना नहीं देंगे, उनको भी डोनेशन बॉक्स में कुछ अमाउंट डालना होगा। इतना मैसेज सेंड करने के बाद काव्या ने दूसरा मैसेज भेजा, आई नो सर आपको ये घाटे का सौदा या समाज सेवा टाइप कुछ लग रहा होगा, पर सर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बचपन से एक चीज़ देखी, खाना 200 से 300 रुपए में सब्जियां तेल मसाला लाकर बनाया जाता है और पूरा घर पेट भरकर एक नहीं 3 टाइम खाता है। पर वही खाना अगर हम बाहर खाते हैं तो एक टाइम के खाने का बिल 1,000 रुपये से नीचे नहीं आता। कोई छोटा परिवार जिनकी इनकम 1,500 रुपये पर डे की है तो वो बेचारा 1,000 रुपये क्यों देगा? तो सोचा कुछ ऐसा करूं जिसके पास थोड़े पैसे हैं वो भी खा सके और जिसके पास कम पैसे या बिल्कुल भी नहीं है वो भी बड़े होटल में खाना खाने का सपना पूरा कर सके। क्योंकि खाने से ज़्यादा बड़े होटल में बैठकर खाने की कीमत होती है, वरना स्वाद तो अपनी माँ के खाने का ही अच्छा होता है जिसको कोई कुक कंपटीशन नहीं दे सकता। पता है शुरू में थोड़ा लॉस होगा, पर एक बार बिजनेस सेट हो गया तो जो लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं वो अच्छे से डोनेशन बॉक्स में पैसे डालेंगे और उससे हमारा लॉस ज़्यादा नहीं होगा। क्या पता एक टाइम के बाद कुछ लॉस भी ना हो। और रही बात, आप सोच रहे होंगे कि जब किसी रोड साइड गरीब को खाना ही खिलाना है तो बचा खाना उनको दे दो जाकर। तो सॉरी सर, वो लोग भी इंसान में आते हैं, उनकी भी इच्छा होती होगी अपने बच्चे को एक बड़े से 5 स्टार होटल में बैठाकर खाना खिलाने की। एक बार को वो लोग पैसा फिर भी जुटा लेते हैं, पर होटल वाले उनकी शक्ल उनके कपड़े देखकर उनको अंदर घुसने तक नहीं देते। इसलिए 6 बजे बाद बस ऐसे लोगों ही बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के कि कोई उनको देखकर हंसेगा या कुछ बोलेगा, आराम से होटल के अंदर बैठकर
अपने परिवार के साथ खाना खा सकती हैं। ये मेरा सोचना था। बाकी पैसा आपको लगाना है मेरे बिजनेस पर, तो आप सोच लीजिए। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए एक रुपया भी नहीं है। शुरू में सब आपको ही लगाना होगा। मेहनत मेरी होगी और मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखूँगी और कोशिश करूँगी आपको कम से कम लॉस हो। बाकी लास्ट डिसीजन आपका होगा। काव्या कंप्यूटर के सामने बैठी एकांश के रिप्लाई आने का वेट कर रही थी कि एकांश पीछे से आया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, तो कब से शुरू कर रही हो? काव्या गुस्से में एकांश को देखने लगी और एकांश की बात पर बिना ध्यान दिए अपने गाल पर हाथ रखकर चिढ़कर बोली, यह क्या बदतमीजी है? अपनी हद में रहिए। एकांश काव्या को आंखें छोटी करके देखने लगा। काव्या ने ऐसे ही कंप्यूटर ऑफ कर दिया और चिढ़ते हुए एकांश से बोली, यहाँ रह रहे हैं तो अपनी लिमिट्स में रहिए और मुझसे दूर भी। बोलकर काव्या गुस्से में तिलमिलाते हुए चली गई। एकांश ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कुछ नहीं कर सकता इसके दिमाग का। मैथ के साथ साथ इसका सब कुछ कमज़ोर है। रात में काव्या अपने कमरे में बैठी अपना प्रोजेक्ट मॉडल रफली रेडी कर रही थी कि एकांश उसके रूम में आया, लेकिन काव्या की पीठ डोर साइड थी, इसलिए उसको पता नहीं चला। काव्या को लगा रीमा सोने के लिए आई है, तो वो रीमा समझकर बोली, रीमा आज मुझे रात भर काम करना है। अगर तुमको लाइट से प्रॉब्लम होगी तो तुम आज प्लीज़ दूसरे रूम में सो जाओ। मैं कल काका से बात कर लूँगी कि मुझे काम करने के लिए स्टोर रूम में जगह दे दें। काव्या की बात सुनकर एकांश को अच्छा फील नहीं हुआ। काव्या को काम करने के लिए स्टोर में रहना पड़ेगा। सोचते हुए एकांश बिना कुछ बोले रूम से बाहर चला गया। डोर बंद होने की आवाज़ से काव्या ने पलट कर देखा और खुद से बोली, रीमा गुस्सा हो गई क्या? फिर काव्या ने उदास मन से खुद से ही कहा, बाकी रूम में जगह भी तो नहीं है, बेचारी कहाँ सोएगी? ऊपर से इतनी ठंड में बाहर भी नहीं सो सकते। मैं भी गधी हूँ, पहले ही काका से बोल देती मेरे लिए स्टोर रूम में थोड़ी सी जगह साफ करवा दीजिए ताकि काम कर सकूँ। काव्या ने फिर मुंह बना लिया और बोली, यह सब उस एकांश के बच्चे की वजह से हो रहा है। जब से आया है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मेरी। ना कुछ सोच पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। मिस्टर मित्तल का जवाब भी नहीं देख पाई। पता नहीं क्या चाहता है ये। मधुमक्खी के जैसे आसपास भिनभिनाता रहता है। काव्या थोड़ी देर सोचती रही। उसको बुरा लग रहा था कि रीमा ऐसे बिना कुछ बोले गुस्सा होकर चली गई। इसलिए काव्या ने सोचा कि वो अभी काका से स्टोर रूम की ले लेगी और थोड़ी बहुत अपने लिए जगह बनाकर काम कर लेगी। काव्या उठी और काका के पास आ गई। काका काव्या को देखकर बोले, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। काव्या काका को देखने लगी। उसको कुछ समझ नहीं आया। काका काव्या से बोले, तुमको अपना काम करना है ना, तो मैंने स्टोर रूम पूरा खाली करवा दिया है, उसमें बेड भी डलवा दिया है। आज से तुम उसमें ही शिफ्ट हो जाओ। आज से वो तुम्हारा पर्सनल रूम है। काव्या थोड़ा हैरानी से बोली, पर्सनल रूम? काका, हाँ मैंने देखा तुम कुछ ज़रूरी काम कर रही हो। ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकता, पर साथ तो दे सकता हूँ। हमारे आश्रम के बच्चे आगे बढ़कर कुछ अच्छा करें तो गर्व की बात होगी मेरे लिए। काव्या थोड़ा भरे गले से बोली, पर काका वहाँ तो बहुत सामान था और मैं अकेले एक रूम नहीं ले सकती। मुझे ऐसे अकेले अच्छा नहीं लगेगा। और भी तो लोग हैं, यहाँ तो सभी बराबर हैं। काका मुस्कुराकर बोले, तुम अकेली नहीं रहोगी, तुम्हारे साथ कोई रूम शेयर करेगा। उसकी टेंशन मत लो। और सामान खराब हो गया था तो मैंने सोचा हटा देता हूँ। तुम कुछ काम करोगी तो यहाँ के बच्चे भी कुछ सीखेंगे। काव्या हल्का सा मुस्कुरा दी और थैंक यू बोलकर अपने रूम में अपना सामान लेने आ गई, तो रीमा बेड पर लेटी थी। काव्या रीमा को देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, तुमको बुरा लगा? सॉरी। रीमा नासमझी से बोली, किस बात का बुरा? काव्या ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। वो कुछ बोलती उससे पहले रीमा उछलते हुए बोली, वो छोड़, ये बता तुमने उस लड़के से क्या नाम बताया था उसने? अरे हाँ, एकांश, उससे बात की? वो कहाँ से आया है? वो है कि गया? जब से कॉलेज से आई दिखाई नहीं। डोनेशन देकर चला गया क्या? उसने कुछ बताया अपने बारे में? काव्या एकांश का नाम सुन के ही चिढ़ गई और अपना सामान उठाते हुए बोली, मैंने उससे बात नहीं की। रीमा, क्यों? बोला था ना उससे सब पूछकर मुझे बताना। काव्या, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। वो यहीं आश्रम में है
जाओ पूछ लो जाकर जो पूछना हो, पर मेरा दिमाग खराब मत करो। रीमा सीरियस होते हुए बोली। यार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? काव्या ने अपनी आंखें एक सेकंड को बंद की और आराम से बोली। सॉरी, मैं अपने काम की टेंशन में हूँ। प्लीज मुझे एकांश के बारे में पूछकर डिस्टर्ब मत करो। रीमा, ओके, पर तुम अपना सामान लेकर जा कहाँ रही हो? काव्या, तुमको रात में डिस्टर्ब होगा क्योंकि अब मैं रोज देर रात तक काम करने वाली हूँ। मुझे अपना मॉडल जल्द से जल्द रेडी करना है, इसलिए मैं अब स्टोर रूम में रहूंगी। रीमा, तुम पागल हो क्या? स्टोर रूम में खड़े रहने की जगह नहीं है और तुम बाहर होगी। इतनी धूल मिट्टी में बीमार अलग से पड़ जाओगी। काव्या हल्का मुस्कुराकर बोली। काका ने रूम क्लीन करवा दिया है। रीमा, क्या? फिर स्टोर रूम का इतना सामान कहाँ रखा? यहाँ तो कहीं जगह भी नहीं है। काव्या, काका ने बोला उन्होंने सारा सामान हटा दिया। रीमा, क्या सच में? हम सब तो बोलते बोलते थक गए, आज तक उन्होंने वो सामान नहीं हटाया। हमेशा यही बोला। तुम बच्चे कुछ समझते नहीं हो, जरूरत पड़ने पर इस टूटे सामान को भी बनवाकर यूज किया जा सकता है। काव्या मुस्कुराकर बोली। शायद अब उनको तुम्हारी बात समझ आ गई होगी। रीमा, कुछ भी? हाँ। काव्या मुस्कुरा दी तो रीमा बोली। तुम वहाँ अकेले रहने वाली हो, बोलो तो मैं चलूँ? मुझे लाइट से दिक्कत नहीं है, तुम अपना काम आराम से करती रहना। काव्या, थैंक यू, पर काका ने किसी और को मेरे साथ रूम में रखा है। शायद उसको भी रात में लाइट की ज़रूरत होगी, तो एक ही लाइट से दोनों का काम हो जाएगा। रीमा को सोचते हुए बोली। हाँ, ये भी सही है। लास्ट टाइम बिजली का बिल बहुत आया था। मैं भी सोच रही हूँ कुछ काम ढूंढ लूँ जिससे काका की मदद कर सकूँ। बेचारे वो अकेले कब तक हम सब अनाथों का बोझ उठाते रहेंगे। काव्या के दिमाग में कुछ चल रहा था, पर वो अभी कुछ बोली नहीं। यह आश्रम शहर के आखिरी छोर पर था, तो ज़्यादा लोग ना यहाँ बच्चे गोद लेने आते थे, ना डोनेशन देने, जिससे ना आश्रम ज़्यादा बड़ा था, ना वहाँ ज़्यादा सामान था। इसलिए सभी को एडजस्ट करके चलना पड़ता था। काव्या फिर रीमा को गुड नाइट बोलकर स्टोर रूम में आ गई। स्टोर रूम की लाइट पहले से ओपन थी। काव्या आई और इधर उधर देखने लगी। रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर ठीक था। एक सिंगल बेड और टेबल चेयर रखा था। रूम एकदम क्लीन था। काव्या ने टेबल पर जाकर अपना सामान रखा और सोचने लगी। पता नहीं कौन उसके साथ रहने वाला है, उसको टेबल यूज़ करनी चाहिए कि नहीं। पर काव्या ने सोचा, जब वो लड़की आएगी तब डिसाइड कर लेंगे टेबल कौन यूज़ करेगा। सोचकर काव्या फिर टेबल पर बैठ गई और अपना काम करने लगी। कुछ समय बाद काव्या को डोर बंद होने की आवाज़ आई। काव्या को लगा वो लड़की आ गई और वो पलटकर उससे हाय बोलने ही जा रही थी कि रूम में एकांश को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो फिर गुस्से में खड़ी होते हुए बोली। ये क्या बदतमीजी है? आप इस रूम में कैसे आए? एकांश अपना सर नीचे करके अपने पैर उठाकर देखने लगा और बोला। सही सलामत है। देखो, इनको हिंदी में पैर और इंग्लिश में लेग बोलते हैं। इनसे आया हूँ। देखो तुम्हारे पास भी हैं, वो भी सबके जैसे दो। काव्या चिढ़कर एकांश के पास आई और उंगली दिखाते हुए बोली। मैंने सुबह ही बोला था, मुझे परेशान मत करिए। एकांश, मैंने कब परेशान किया? परेशान आत्मा तो तुम हो। बेकार ही हर टाइम परेशान होते हुए इधर उधर भटकती रहती हो। काव्या, मैं कुछ भी हूँ, आप बाहर निकलो यहाँ से। एकांश, ऐसे कैसे? यह रूम मेरा भी है, मुझे यहाँ रहने की परमिशन मिली है। काव्या हैरानी से एकांश को देखते हुए बोली। आप मेरे साथ ये रूम शेयर करने वाले हो? एकांश, मैं तो सब कुछ शेयर करने को रेडी हूँ। काव्या गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए बोली। झूठ मत बोलिए, सही सही बताइए, क्या आप इस रूम में रहने वाले हो? एकांश, हाँ, तुम्हारा हस्बैंड मैं हूँ, तो मैं ही रहूँगा ना। काव्या, बेकार में बकवास मत करिए। मुझे पता है आप मुझे परेशान करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, इसलिए प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। एकांश, तुमको मैं झूठा ही क्यों नजर आता हूँ? हर बात तुमको मेरी झूठी लगती है। काव्या, क्योंकि आप झूठे धोखेबाज इंसान हो। एकांश, क्या धोखा दिया मैंने? काव्या अपनी आंखें बंद करके अपने आप को मजबूत बनाते हुए बोली। देखिए, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज जाइए। एकांश काव्या को अपने सामने से हटाकर आगे बढ़ते हुए बोला। मुझे भी बात नहीं करनी, मैं भी गुस्सा हूँ। बोलते हुए एकांश बेड पर जाकर लेट गया। काव्या अपना मुंह खोलकर हैरानी से एकांश को देखते हुए बोली। मैंने जाने को बोला। एकांश, तो तुम्हारे बोलने से क्या होता है?
तुम तो हो ही मोटी बुद्धि, 1.5 फुटी पागल लड़की। तुम्हारी बात सुनी तो जीवन धन्य हो जाएगा मेरा। काव्या घूरकर एकांश को देखने लगी। एकांश, ऐसे लोग पास मत करो। ये रूम मेरा भी है, तो मैं कहीं नहीं जा रहा। तुमको ज़्यादा दिक्कत है तो काका से बात करो जाकर, उन्होंने ही मुझे ये रूम दिया है। काव्या, काका कभी हम दोनों को साथ में एक रूम में रहने को नहीं बोलेंगे। एकांश, हाँ वैसे तो नहीं बोलते, पर मैंने उनको बता दिया कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो उन्होंने परमिशन दे दी। काव्या की आंखें बाहर आ गईं और वो चिल्लाते हुए बोली, क्या? एकांश अपने कान में उंगली डालते हुए बोला, कितना चिल्लाती हो? जरा सा रूम है, धीरे से बोलोगी तभी सुनाई दे जाएगा मुझे। काव्या अपनी आवाज़ कम करते हुए बोली, आपने काका को बोला हम हस्बैंड वाइफ हैं। एकांश, हाँ तो जो सच है वो तो लोगों को बताना पड़ेगा ना, ताकि आगे कोई गलत फहमी ना हो। काव्या, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए किसी को कोई गलत फहमी नहीं होगी। एकांश, अच्छा, और कुछ बोलना है या बकवास खत्म? काव्या चुप हो गई और एकांश को घूरने लगी। का एकांश भी काव्या को देखते हुए बोला, अब तुमको अपना काम नहीं करना या मुझे देखने में तुमको अच्छा लग रहा है? अगर ऐसा है तो पास में आराम से बैठकर देख सकती हो। काव्या ने चिढ़कर अपनी नजरें इधर उधर कर लीं और बोली, मैं आपके साथ एक रूम में नहीं रहूंगी। आप तो जाओगे नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। एकांश, ओके, पर जाओगी कहाँ? तुम पहले जिस रूम में थी वहाँ दूसरी लड़की को शिफ्ट कर दिया गया है, अब बस यही रूम बचा है। तुमको अपना काम भी करना है तो रहना तो यहीं पड़ेगा। काव्या फिर एकांश को घूरते हुए बोली, ये सब आपने जान के किया ना? एकांश, हाँ, कितनी जल्दी समझ गई। बाकी चीज़ें भी ऐसे जल्दी जल्दी समझ जाओ तो कितना अच्छा हो, पर नहीं, तुम मोटी बुद्धि, मुझे टॉर्चर करने में तुमको मज़ा आता है। काव्या, मैं आपको टॉर्चर कर रही हूँ कि आप? एकांश, तुम मुझे कर रही हो। पहले मेरे साथ चलने से मना किया, फिर आज सुबह से मुझसे भाग रही हो। सामने से देख भी लेती हो तो ऐसे इग्नोर करती हो कि जैसे मैं हूं ही नहीं। हस्बैंड वाला राइट तो छोड़ो, ठीक से बात तक नहीं करती हो। आश्रम में सभी को समझ आ गया, तुम मुझे पहले से जानती हो और मेरे ऊपर खुन्नस निकाल रही हो। काव्या, तो क्यों आए हैं यहाँ? चले जाइए। एकांश, तुमको कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? अपनों को कोई आज तक छोड़ पाया है क्या? काव्या का दिल भर आया और वो अपने आप को संभालते हुए बोली, जब मेरे परिवार ने छोड़ दिया तो आप छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। एकांश खड़ा हुआ और काव्या के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, न तुमको किसी ने छोड़ा है और न मैं तुमको छोड़ने वाला हूँ। काव्या एकांश को आंखों में आंसू भरे देखने लगी। काव्या एकांश को देख रही थी कि एकांश उसके होठों को उंगलियों से बढ़ाते हुए बोला, अगर स्माइल करके देखोगी तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। काव्या ने अपनी नज़रें नीची कर लीं और जाने को पलटी कि एकांश ने उसका हाथ पकड़कर फिर उसको अपनी तरफ घुमा लिया और बोला, कितना भागोगी और कब तक भागोगी? कुछ चीज़ें बुरी हो सकती हैं, कुछ लोग भी बुरे हो सकते हैं, पर उस नज़रिए से तुम सबको नहीं देख सकती। जैसे तुम मुझे गलत समझ रही हो, वैसे तुम अपने पापा को भी गलत समझ रही हो। काव्या की आंखों से आंसू निकल आए और वो अटकते हुए बोली, पापा, आप पापा से मिले? एकांश, हाँ मिला भी, और उनसे बात करने के बाद पता भी चला तुम सच में डफर हो। काव्या रोते हुए एकांश को देख रही थी कि एकांश उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हारे पापा तुमसे गुस्सा नहीं है, बस तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाए। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते थे कि तुम कहाँ रहती हो, इसलिए तुमसे मिलने भी नहीं आ पाए, पर उनको विश्वास था कि तुम उनसे मिलने ज़रूर आओगी। लेकिन तुम अपनी मोटी बुद्धि की वजह से उनसे एक बार भी मिलने नहीं गई। वो बेचारे तब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। काव्या का रोना तेज हो गया। एकांश ने अपनी पॉकेट से काव्या का फ़ोन निकाला और उसके हाथ में रखते हुए बोला, एक बार बात कर लो। काव्या सिसकियां भरते हुए बोली, पर उन्होंने तो अपना फ़ोन ऑफ किया हुआ है। एकांश काव्या के सिर पर टैप करते हुए बोला, पागल, कुछ भी सोचती हो। उनका फ़ोन तुम्हारी माँ ने तोड़ दिया, उन्होंने अपना दूसरा नंबर दिया है, फ़ोन में सेव है, बात कर लो। काव्या ने गंदी सी रोने वाली शक्ल बना ली और फिर बोली, पर इतनी रात हो गई है, पापा सो गए होंगे। एकांश अपना सिर नामे हिलाते हुए बोला, हे भगवान, मैं क्या करूं तुम्हारा?
इतना निगेटिव सोचती हो? अरे कॉल करके तो देखो, क्या पता वो भी जग रहे हों, और ना भी जग रहे हों तो तुम्हारा कॉल देखकर तुरंत पिक कर लेंगे। काव्या एकांश को देखते हुए मासूमियत से बोली, क्या उनके पास मेरा नंबर है? एकांश, तुम्हारे जैसा डफर नहीं हूं ना, इसलिए दोनों का नंबर एक्सचेंज करके आया हूँ। अब बिना किसी बकवास के कॉल करो, वरना अभी उठाकर तुमको तुम्हारे घर ले जाऊंगा। काव्या हल्के से मुस्कुरा दी और विंडो के पास जाकर विजय जी को कॉल किया। 3-4 रिंग जाने के बाद कॉल पिक हुई और विजय जी भरी आवाज में बोले, काव्या बेटा। काव्या ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और आंखें भींच कर रोने लगी। वो 2 महीने बाद अपने पापा की आवाज़ सुन रही थी। काव्या का लगाव अपनी माँ से ज़्यादा पापा से था। विजय जी ने हमेशा उसको अपनी पलकों पर बैठाकर रखा। उनकी जितनी क्षमता थी, उससे ज़्यादा उन्होंने काव्या को प्यार दिया था। उसकी खुशियाँ रमा जी से बचाकर पूरा की। काव्या को तो कभी कभी लगता था कि विजय जी उसके सगे पापा हैं और रमा जी उसकी स्टेप माँ है। जो प्यार उसको रमा जी से मिलना चाहिए था, वो सारा प्यार विजय जी ने दिया था। काव्या को शांत देखकर विजय जी फिर बोले, बेटा इतना गुस्सा हो क्या अपने पापा से? माफ कर दो। तुम तो अपनी माँ को जानती हो, गुस्से में उससे कोई नहीं जीत सकता। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने काफ़ी पता करने की कोशिश की कि तुम कहाँ रहती हो, पर पता नहीं चला। दामाद जी का भी नाम, वो क्या करते हैं, कुछ नहीं पता था, इसलिए अभी तक मिलने नहीं आ पाया। पर बेटा तुमने मुझे इतना पराया कर दिया कि एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। हम बड़े हैं पर हैं तो इंसान ही ना। पेरेंट्स से भी कभी कभी गलती हो जाती है, तो क्या तुम बच्चे लोग हमको माफ नहीं कर सकते? काव्या और जोर जोर से रोने लगी और बोली, सॉरी पापा, मैं डर गई थी। हिम्मत नहीं थी आपका सामना करने की। मैंने कई बार आपको कॉल किया पर फोन ऑफ आया। घर वाले नंबर पर भी कॉल किया, पर माँ ने मेरी आवाज़ सुनते ही कॉल कट कर दिया। तो लगा आपने मुझे सच में छोड़ दिया। विजय जी, अपने बच्चे को कोई छोड़ता है भला? काव्या फिर रोने लगी। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद काव्या ने कॉल रख दिया। काव्या वहीं खड़ी फोन में विजय जी के नंबर को देखने लगी। सच में वो बहुत जल्दी उम्मीद हार जाती है। अगर वो घर जाकर विजय जी से मिलने की हिम्मत जुटा पाती तो शायद आज वो अनाथों जैसे यहाँ नहीं आती। काव्या खड़ी सोच रही थी कि एकांश उसको पीछे से हक करते हुए बोला, तभी बोलता हूँ थोड़ा कम सोचा करो। ओवर थिंकिंग सेहत और रिश्ते दोनों के लिए बहुत खराब होती है। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेते हुए बोली, आप मेरे घर क्यों गए थे? एकांश, क्योंकि तुम कहीं मिल नहीं रही थी। कोई भी इंसान जब बहुत परेशान होता है तो अपने घर जाना पसंद करता है। मुझे भी लगा तुम अपने ही घर गई होगी, तो तुमको लेने गया था, पर पता चला कि तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा मोटी बुद्धि हो। काव्या नजरें तिरछी करके एकांश को घूरते हुए बोली, आपने ही मेरे सारे रिश्ते तोड़े थे। याद है ना, आपने माँ से क्या कहा था? एकांश ने गहरी सांस भरी और काव्या को अपनी तरफ घुमाकर बोला, सॉरी, पर मैं सॉरी फील नहीं करता। मैंने कुछ गलत नहीं कहा था उस समय। तुम्हारी माँ ऐसे ट्रीट कर रही थी तुमको, तो देखा नहीं गया, गुस्से में बोल दिया। पर मैंने फिर तुमको कभी तुम्हारे घर जाने से मना किया, ना रोका। तुम ही अपनी मोटी बुद्धि की वजह से नहीं गई, तो मेरी गलती नहीं है। काव्या एकांश को घूरते हुए बोली, वो मेरी माँ है, मेरे साथ कैसा भी बिहेव करे। आपको यह राइट किसने दिया कि आप हमारे बीच बोलो? एकांश सीरियस होते हुए बोला, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक उनका पूरा हक था अपनी बेटी के साथ कैसा भी बिहेव करने का, पर शादी के बाद किसी का हक नहीं मेरी वाइफ के साथ मिसबिहेव करने का। काव्या फिर शांत पड़ गई। एकांश ने काव्या को शांत देखा तो बोला, अब ज़्यादा मत सोचो, सो जाओ। काव्या अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए बोली, नहीं, मुझे काम करना है। एकांश, कल कर लेना। काव्या, कल कल सोचते हुए इतना समय निकल गया, पर अब मैं एक पल की देरी नहीं करना चाहती। एकांश, ओके, जाओ करो, जब नींद आए तो मेरे पास आ जाना। काव्या ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली और बोली, आपको लगता है मैं आपके साथ अब बेड शेयर करूंगी? एकांश, ऑफ कोर्स। काव्या एकांश के साइड से निकलते हुए बोली, आप भी ज़्यादा मत सोचिए, ऐसा अब नहीं होगा। एकांश, क्यों? काव्या, क्योंकि मुझे अब आप पर रत्ती मात्र विश्वास नहीं रहा और मैं फिर आपकी बातों में फंसकर अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। एकांश, तुम्हारे पास माइंड है भी?
काव्या चिढ़कर बोली, नहीं है हैप्पी? एकांश, नहीं मैं हैप्पी नहीं हूँ। काव्या, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एकांश, यार तुम कैसी हो? मैंने तुमको हैप्पी करने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स से बात करवाई और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। काव्या, तो आपकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स से दूर हुई। एकांश, तुम कितनी रूड हो। काव्या, आपसे ही सीखा है। एकांश, पर अब मैं तो रूड नहीं होता। देखो मैं हमेशा स्माइल करता हूँ। काव्या, तो शुरू में तो थे ना, मुझे कार की डिग्गी में बंद किया। एकांश हंस दिया। काव्या घूर कर उसको देखने लगी। एकांश अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, सॉरी, मुझे उस टाइम पता नहीं था कि तुम कौन हो, और तुमने मेरे डैड के बारे में ऐसा बोला तो बहुत गुस्सा आया मुझे। काव्या चिढ़कर एकांश के पास आई और गुस्से में उसको देखते हुए बोली, हर सवाल का सही जवाब देने के बाद भी मुझे जॉब नहीं दी तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया। आप लोग ऐसे ही छोटी सोच वाले लोगों को जॉब देते हैं। एकांश काव्या को गुस्से में देखकर उसकी कमर पर हाथ क्रॉस करते हुए बोला, तो तुम अभी बिजनेस स्टार्ट करने वाली हो ना, तो अपने हिसाब से अच्छी सोच वाले लोग रख लेना। काव्या ने अपनी आंखें छोटी कर लीं और बोली, आपको कैसे पता? आप नज़र रख रहे हो मेरे ऊपर? एकांश, मेरी नज़रें तो हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहती हैं। काव्या ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली और एकांश के हाथ अपनी कमर से हटाते हुए बोली, ना मुझे बकवास करनी आती है, ना मुझे सुनने में इंटरेस्ट है, तो सीधे सीधे बताइए, आपको कैसे पता? एकांश, तुमने ही तो बताया। काव्या जो टेबल के पास रखी चेयर पर बैठने वाली थी, वो रुक गई और एकांश की तरफ पलटकर बोली, मैंने आपको बताया? कब? मैंने तो इस टॉपिक पर आपसे कभी बात ही नहीं की। एकांश काव्या के पास आया और टेबल के ऊपर बैठकर बोला, तुमने ही तो मेल किया था। एकांश टेबल पर बैठ गया था, जिसे टेबल पर रखे चार्ट पेपर उसके हाथ से मुड़ गए और काव्या ने फिर गुस्से में एकांश की बात को ध्यान से नहीं सुना और चिल्लाते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या? दिख नहीं रहा यहाँ मेरे चार्ट पेपर रखे हैं? बोलकर काव्या ने एकांश को धक्का देते हुए टेबल से नीचे कर दिया और अपने चार्ट पेपर सीधे करते हुए बोली, कितनी मेहनत से रफली मॉडल रेडी किया था। अपना भारी भरकम हाथ रखकर पूरे पेपर की बैंड बजा दी। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं और काव्या के हाथ से चार्ट पेपर लेकर उसको देखने लगा। काव्या उससे कुछ बोलने जा रही थी, पर उससे पहले एकांश ने चार्ट पेपर फाड़ते हुए कहा, बकवास। काव्या की आंखें बड़ी हो गईं और वो फिर चिल्लाते हुए बोली, ये क्या किया आपने? एकांश, जो करना चाहिए वो कर रहा हूँ, ये कोई मॉडल है? काव्या गुस्से में एकांश को उंगली दिखाते हुए बोली, बस बहुत हुआ, अभी मेरी चीज़ों से दूर रहना। एकांश काव्या की उंगली पकड़ते हुए बोला, नहीं रहूँगा, मैं अपनी मेहनत का पैसा ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। काव्या हैरानी और कंफ्यूजन से एकांश को देखने लगी। एकांश ने काव्या को घूरते हुए कहा, तुमने ये मॉडल रेडी किया है, किस बेस पर रेडी किया है? अभी तक ये सोचा है? होटल खड़ा करने के लिए प्रॉपर्टी कहाँ से लाओगी? बिना प्रॉपर्टी के कैसे मॉडल रेडी कर रही हो? काव्या थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोली, मैंने एक दो प्रॉपर्टी डीलर से बात की थी। एकांश, तुम प्रॉपर्टी देखने गई? काव्या, नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टी की फ़ोटो भेजी थी। एकांश, तो तुमने फ़ोटो देखकर एरिया का अंदाज़ा लगा लिया? काव्या, उन्होंने एरिया भी लिखकर भेजा था। एकांश, तुम सच में डफर हो, उसने बोला, और तुमने मान लिया? एक बार भी तुमने अपनी आंखों से प्रॉपर्टी देखी या उनके पेपर्स या आसपास का एरिया कैसा है ये देखा? काव्या अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, उस ब्रोकर ने मुझे वीडियो कॉलिंग पर सब दिखाया, मैं जा नहीं सकती थी, इसलिए ओके बोल दिया। बस मुझे जब फंड मिल जाएगा तो प्रॉपर्टी खरीदनी है। एकांश, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, उसने बोला, और तुमने मान लिया? ऐसे कितने फ्रॉड केस होते हैं, आइडिया भी है? पहले प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से सर्च करो, उसके बाद ये मॉडल रेडी करना। और बस प्रॉपर्टी सर्च करने से कुछ नहीं होगा, वो जगह कैसी है ये भी देखना होता है। बिजनेस ऐसे ही किसी भी जगह खड़ा नहीं किया जाता। सपोज करके देखो, जिस जगह तुमने प्रॉपर्टी देखी है उस जगह या उसके आसपास अगर बहुत सारे होटल हैं, तो तुम्हारा क्या वहाँ एक और होटल ओपन करने से कोई मतलब निकलेगा? और जिस तरह का तुम होटल खोलना चाहती हो, शुरू में लोग कम ही आएंगे, उसमें अपना पैर जमाना बहुत मुश्किल होगा।
क्योंकि एरिया का भी अंतर पड़ता है। काव्या सोचने लगी। उसने तो बस ब्रोकर से बात कर ली थी और सोचा था ब्रोकर ने जो एरिया बताया है उसके हिसाब से होटल के डिज़ाइन का मॉडल रेडी कर लेगी और मिस्टर मित्तल से मिलकर उनको प्रॉपर्टी और मॉडल एक साथ दिखा देगी। इससे उसका समय बचेगा और मिस्टर मित्तल ने तुरंत फंड दे दिया तो वो वहीं से वहीं होटल रेडी करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। पर फ्रॉड वाली बात तो उसने सोची ही नहीं थी। एकांश बोल तो सही रहा था। सोचते हुए काव्या एकांश से बोली, अच्छा तो आप ही मुझे बता दो, मुझे कहाँ ज़मीन देखनी है जिससे मैं जल्दी और अच्छा बिजनेस कर सकूं। काव्या ने एकांश से यह इसलिए बोला था क्योंकि काव्या को लगा एकांश उसको बहुत ज्ञान दे रहा है। जब कुछ सजेस्ट करने की बारी आएगी तो वो अपना मुंह बंद कर लेगा। फिर काव्या उसको अच्छे से सुनाएगी। लेकिन फिर उसकी सोच के विपरीत हुआ। एकांश को सोचते हुए बोला, तुम कहीं और जमीन क्यों देख रही हो? इस आश्रम में ही होटल क्यों नहीं बनाती? काव्या हैरानी से बोली, आश्रम में? एकांश, हाँ, आज मैं आश्रम को विजिट कर रहा था तब काका से पता चला आश्रम के पीछे जो इतनी सारी खाली जमीन पड़ी है वो आश्रम की ही है। पर काका के पास पैसे नहीं है इसलिए वो उसको रहने के लिए बनवा नहीं पाते। काव्या, तो हम वहाँ होटल कैसे खोल सकते हैं? एकांश, क्यों नहीं खोल सकते? यहाँ भी आसपास बहुत से लोग रहते हैं। यह भी एक छोटा सा कस्बा टाइप है, बस शहर से दूर है इसलिए यहाँ थोड़े कम लोग हैं। और यहाँ तो आसपास कोई होटल भी नहीं है। यहाँ के रहने वाले लोगों को पार्टी करने के लिए या किसी भी फंक्शन या बस नॉर्मल डिनर के लिए भी दूर ही जाना पड़ता है। जब उनके पास में अच्छा और रिजनेबल प्राइस में होटल होगा तो वो ज़रूर आएंगे और तुमको अलग से स्टाफ की भी टेंशन नहीं रहेगी। आश्रम से बहुत से लोग शहर काम करने जाते हैं, तुम उनको यहीं जॉब दे सकती हो। वो जिस जॉब के लिए सूटेबल हो उनको वैसी जॉब। जब सबको यहीं रोजगार मिलेगा तो कोई बाहर क्यों जाएगा? इससे तुम्हारा बिजनेस कम समय में जल्दी प्रोग्रेस करेगा और भरोसेमंद लोग भी होंगे। काव्या सोचते हुए बोली, बात तो सही है, पर काका आश्रम की वो जमीन मुझे देंगे क्या? एकांश, क्यों नहीं देंगे? इस आश्रम की कंडीशन वैसे ही ठीक नहीं है। अगर आश्रम के पीछे रहने वाले के लिए कॉटेज बन जाएंगे फिर होटल, तो क्या बुरा है? लोग यहीं होटल के पीछे आराम से कॉटेज में रहेंगे और यहीं होटल में काम करेंगे। और हम कौन सा उनकी ज़मीन अपने नाम करवा रहे हैं? जैसे एक बार होटल अच्छे से चलने लगेगा तुम उनको यह होटल हैंड ओवर कर देना, इससे उनका होटल उनका सब कुछ। काव्या एकांश को देखने लगी और थोड़ा हिचकिचाकर बोली, होटल हैंड ओवर कर दूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी? एकांश काव्या के सिर पर टेप करते हुए बोला, मोटी बुद्धि, क्या बस एक ही होटल खोलना है? उसकी और ब्रांच नहीं डालोगी? कुछ भी कर लो, सोच वही कुएं की मेढक वाली रहेगी। काव्या ने मुंह बना लिया तो एकांश उसका हाथ पकड़कर बेड के पास लाया और उसको लेटाते हुए बोला, अब सो जाओ, कल काका से बात करना है, उसके बाद काम शुरू करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। काव्या एकांश को देखने लगी पर एकांश ने लाइट ऑफ कर दी और काव्या के बगल में आकर लेट गया। काव्या चुपचाप खुद बनी लेटी एकांश के बारे में सोचने लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।